हेलो गाइस, बोर्ड आवा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखिए आप लोग का टीचिंग एप्टीट्यूड सेट 2 करवाने जा रहे हैं, है ना। इससे पहले सेट 1 हम करवा चुके हैं और आपको मैं बता दूं कि एक हिंदी का भी क्लास हो चुका है आप लोग का। तो आगे जाके सारा आप लोग को कंप्लीट कराया जा रहा है। आप लोग प्लेलिस्ट आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारे चैनल द्वारा प्लेलिस्ट आप लोग को दिया जा रहा है वो आप लोग जरूर कंप्लीट कर लें। प्लेलिस्ट आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट जरूर फॉलो कीजिए। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि प्लेलिस्ट कर लीजिएगा तो आपको सारा आप लोग जो भी मैं कराऊंगा आपसे कोई भी छूटेगा नहीं। और आप लोग याद रखिए कि जो भी हम करवा रहे हैं आपके जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं वैसा ही मैं करवा रहा हूँ ताकि आप लोग को कोई भी तरह का दिक्कत ना हो। एक चीज़ मैं और बताना चाह रहा था कि आप लोग बीएड वाले बच्चों के लिए मैंने स्पेशली एक और चैनल बना दिया है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग जितने भी बीएड वाले हैं वहाँ पे सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बीएड का अपडेट आएगा क्योंकि इस चैनल में आपको बोर्ड वाले बच्चों का भी अपडेट आता है। तो बीएड वाले बच्चों के लिए अलग चैनल है, वहाँ पे बाकी ये जो भी वीडियो डाल रहा हूँ वहाँ पे भी अपलोड होगा, इसलिए नहीं कोई टेंशन का बात नहीं है। वहाँ सारा आपको एक ही जगह सब चीज़ कंपाइल होकर मिल जाएगा। तो सभी अपडेट और जानकारी के लिए आपको यूट्यूब चैनल लर्नर्स ग्लोब सब्सक्राइब कर लेना है। कमेंट बॉक्स में इसको मैंने पिन कर दिया है इस चैनल को सभी को जो भी बीएड का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आगे जाके जितना भी प्रिपरेशन करना है, बीएड का सिलेबस हो गया, बीएड में आपको क्या पढ़ना है, बीएड में कैसे क्या करना है, कौन सा कॉलेज में क्या है, कैसे वैकेंसीज आएंगी, यहाँ पे अपडेट मिलेगा। तो यूट्यूब चैनल लर्नर्स ग्लोब आप लोग को सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टाग्राम आईडी 2 है हमारा, आपको पता होगा, लर्नर्स ग्लोब और नवाबा। तो लर्नर्स ग्लोब को भी आप फॉलो कर लीजिए और नवाबा को भी फॉलो कर लीजिए। एक बार ये सारे काम आप लोग कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी मैंने बता दिया लर्नर्स ग्लोब और नवाबा, यहाँ पे भी अपडेट मिलेगा। और टेलीग्राम ग्रुप भी बना दिया है लर्नर्स ग्लोब करके, लिंक आपको दिख रहा होगा। लिंक से अगर जुड़ पाते हो तो अच्छा बात है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। नहीं तो टेलीग्राम में आप नाम लिख के सर्च कीजिएगा लर्नर्स ग्लोब, ठीक है। सर्च करके जुड़ जाइए। न्यू चैनल है लेकिन जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ते चलिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से, चलिए हम लोग इंग्लिश में पहले देख लेते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मैं लाया हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों वाले देखेंगे, पूरा देखिएगा ध्यान से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, बोलता है कि टीचिंग का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव कौन है। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। हिंदी वालों को मैं समझा देता हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सबसे मुख्य उद्देश्य है। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य यहाँ पे पूछ रहा है। ऑप्शन देखिए, टू गिव इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द सिलेबस, है ना। क्या बोल रहा है कि पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी देने के लिए, जो आपका पाठ्यक्रम है उसका जानकारी देना। सेकंड में देखिए टू डेवलप थिंकिंग पावर ऑफ स्टूडेंट्स, बोलता है कि छात्रों की सोचने की शक्ति विकसित करने के लिए। तो सोचने की शक्ति विकसित करने के लिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन दिया है टू डिक्टेट नोट्स टू स्टूडेंट्स, है ना। छात्रों को क्या दिया है कि नोट्स लिखने के लिए आप लोग सिखाइएगा, ये आपका हो गया। तो ये सारा चीज़ देखिए लॉजिकली आपको आंसर करोगे तो ही ज़्यादा फायदा रहेगा। टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू पास द एग्जामिनेशन, छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए तैयार करना। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सबसे करेक्ट हो जाएगा, तो आप लोग खुद सोचो। तो जो लॉजिकली जो सबसे सही लगेगा वही आपको आंसर दे के आना है एग्जाम में, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड आपका क्या होता है। टीचिंग एप्टीट्यूड अब आगे जाके इसी आपको वीडियो में मिलेगा कि आप लोगों को पूछा जाएगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड का एग्जाम क्यों लिया जाता है। तो आप लोग को वो भी मैं बताऊंगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड का एग्जाम क्यों लिया जाता है। आप लोग सोचते होंगे तो एक क्वेश्चन भी मैंने डाल दिया है, ठीक है, वो भी आ सकता है। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो आप लोग को चेक करता है ना, कि आप लोग क्या क्या कैसे बच्चों को हैंडल करोगे, आगे जाके कैसे अपना सबसे बेस्ट टीचर बनोगे, वो दिखाऊंगा मैं। तो यहाँ पे आप लोग को सबसे लॉजिकल आंसर देना है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा छात्रों की सोचने की शक्ति विकसित करना है ना। टू डेवलप थिंकिंग पावर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन भी मैंने यहाँ पे आप लोग को दिखा दिया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड मेथड ऑफ टीचिंग, बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का अच्छा तरीका है ना। देखिए कौन कौन सा तरीका दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। लेक्चर एंड डिक्टेशन, लेक्चर एंड डिक्टेशन, व्याख्यान और डिक्टेशन, है ना। मतलब कि व्याख्या देना और डिक्टेट करना, लिखाना, है ना। डिक्टेट करना मतलब बोल बोल के लिखवाना। आगे देखिए सेमिनार एंड प्रोजेक्ट, संगोष्ठी और परियोजना। थर्ड ऑप्शन देखिए सेमिनार एंड डिक्टेशन, है ना। सी ऑप्शन हो गया संगोष्ठी और डिक्टेशन। फोर्थ ऑप्शन हो गया डिक्टेशन एंड असाइनमेंट, मतलब डिक्टेशन और असाइनमेंट देना। तो आपको क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो सेकंड का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा संगोष्ठी और परियोजना, है ना। सेमिनार और एंड प्रोजेक्ट, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यही आपका शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन में आप लोग को ज़्यादा लॉजिकली ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि आगे जाके बीएड में आपको पढ़ने हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि टीचर यूजेज टीचिंग एड्स फॉर,
4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मेकिंग टीचिंग इंटरेस्टिंग, आगे देख लीजिए हिंदी मीडियम वाले कि शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करता है, किस लिए करता है, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। सेकंड ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ था इंग्लिश में कि मेकिंग टीचिंग विद इन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, ये देखिए काफ़ी लॉजिकल लग रहा है और बोल रहा है कि जो भी अंडरस्टैंडिंग लेवल है स्टूडेंट्स का हम उसी के हिसाब से पढ़ाएंगे ताकि उनको समझ में आ सके। देखिए सेकेंड ऑप्शन क्या दिया कि छात्रों की समझ के स्तर के भीतर, जो भी उनका समझ का स्तर है उनके भीतर ही हम शिक्षण करेंगे। शिक्षण करना यहाँ पर ठीक ज़्यादा रहेगा, शिक्षण करें, है ना, ज़्यादा लॉजिकल लगेगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है मुझे, तो बी देखिए ऑप्शन भी यहाँ पे सही है। और थर्ड ऑप्शन क्या था देख लीजिए, हम लोग को देखना है जो सबसे लॉजिकली रहेगा वही टिक करना है, मेकिंग स्टूडेंट्स अटेंटिव। ठीक है, ये भी ठीक है लेकिन लॉजिकली सबसे करेक्ट जो है वो चुनना है, मेकिंग स्टूडेंट्स अटेंटिव द सेक ऑफ इट्स यूज़। तो 4 ऑप्शन में ये सबसे सही है। ठीक है, छात्रों को चौकस बनाना इसके उपयोग के लिए, तो ऑप्शन बी आपको जो है ये वाला ऑप्शन सबसे करेक्ट हो जाएगा। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन चलते हैं, क्या पूछ रहा है कि विच कमीशन सजेस्टेड दैट होमवर्क नीड नॉट टू बी गिवन अप टू 5th स्टैंडर्ड एंड मोर अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट ऑफ द पुपिल। बोलता है कि उनको होमवर्क नहीं दिया जाना चाहिए। ये कौन सा आयोग बोल रहा है, देखिए किस आयोग ने सुझाव दिया कि 5वीं तक के बच्चों को होमवर्क मतलब कि नहीं दिया जाना है, आवश्यक नहीं है, और साथ ही साथ छात्र के आत्म सुधार के लिए अधिक अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। जो भी उनका आत्म सुधार है, सेल्फ इंप्रूवमेंट है, उस पर ज़्यादा वर्क होना चाहिए। तो ये किसने कहा था, तो 4th का आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ईश्वरी भाई पटेल आयोग ने ऐसा यहाँ पे बोला था, तो 4th का आपका ऑप्शन नंबर 4 ही सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही है। 5th नंबर देखिए पूछ रहा है व्हाट इज यूटिलिटी ऑफ ए टाइम टेबल। टाइम टेबल का यूटिलिटी पूछ रहा है, उपयोगिता पूछ रहा है समय सारणी का। देखिए हिंदी मीडियम वालों में समय सारणी की क्या उपयोगिता है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। यह विद्यालय के संचालन में सहायता करता है अच्छी तरह से, मतलब यहाँ पे विद्यालय के संचालन में अच्छी तरह से सहायता करता है। और सेकंड ऑप्शन यह शिक्षकों के काम के बोझ को संतुलित करता है। आगे देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन की यह समय एवं सेवाएं के अपव्यय को रोकने में मदद करता है, मतलब वेस्टेज को कम करता है। इंग्लिश में देख सकते हैं इट हेल्प्स इन कंडक्टिंग द स्कूल प्रॉपरली, स्कूल जो कंडक्ट हो वो प्रॉपरली हो, इसमें हेल्प करता है समय सारणी। इट बैलेंस्ड द वर्कलोड एमंग द टीचर्स के बीच का जो वर्कलोड है वो सही से हो पाता है। तो और इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग वेस्टेज ऑफ टाइम एंड सर्विसेज, टाइम और जो सर्विस का जो वेस्टेज होता है उसको रोकता है। तो हम मुझे लग रहा है कि ऑल ऑफ दिस यहाँ पे सही हो जाएगा। चारों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हैं, क्योंकि देखिए चारों ऑप्शन जो आप लोग यहाँ पे ऑल ऑफ एबव इसलिए सही हो जाएंगे कि देखिए टाइम शेड्यूल से जब बांटा हुआ रहता है, जिसको आप लोग काल घंटी समय घंटी पढ़िएगा आगे जाके, है ना, समय घंटी या काल घंटी, उसमें क्या होता है कि सभी टीचरों को रूटीन तैयार कर दिया जाता है कि इसमें इनको लेना है, इसमें इनको लेना है, इसमें इनको लेना है। इससे क्या होता है कि जो भी मतलब कि क्लास में जो भी उनका मतलब कि सिलेबस है या फिर जो भी चीज़ है, जो विषय वस्तु हम लोग को कंप्लीट करना है, वो करने में आसानी होता है, बटा हुआ रहता है। और किसी एक टीचर पर ऐसा नहीं होता है कि मतलब कि अलग तरह का बोझ बन जाए, ये नहीं हो पाता है ना। सभी को जितना होना चाहिए बस उसी तरह से बढ़ता है ना, मतलब कि रेशियो ठीक रह जाता है, नहीं तो फिर रेशियो बिगड़ जाएगा। तो ये आपका उपरोक्त सभी यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही हैं समय सारणी का उपयोगिता के लिए। देखिए ऑप्शन 4 सही है। अब देखिए 6th नंबर क्वेश्चन, और ऊपर हम लोग अभी 5th नंबर क्वेश्चन में थे, अब 6th नंबर में आ गए हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग डिपेंड्स ऑन अपॉन, बोलता है कि शिक्षण की प्रभावशीलता निर्भर करती है किस पर करती है। देखिए क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर, पर्सनैलिटी ऑफ टीचर, हैंड राइटिंग ऑफ टीचर, सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचर। तो देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन में ना लॉजिकली आप समझ सकते हैं कि हैंड राइटिंग ऑफ टीचर तो नहीं ही होने वाला है। तो ये आप पहले एलिमिनेट करना सीखें कि जिनका भी बच्चों का मतलब कि जो भी टीचर का हैंड राइटिंग अच्छा रहेगा तो क्या वो सबसे अच्छा टीचर होगा, नहीं। तो ये आपको ऐसे एलिमिनेट कर लेना है। सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचर, अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर भी नहीं होने वाला। ऐसा थोड़ी कि जो टीचर सबसे ज़्यादा पढ़ा हुआ है वो सभी बच्चों का पसंद होने वाला है। तो यहाँ पे एलिमिनेशन करना सीखना होगा, उसके बाद आप लोग लॉजिकली देख पाओगे। आप लोग इससे क्या होगा ना कि 50-50 कम से कम कर पाओगे। और 50-50 में जब 2 ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लो कि ये 2 ऑप्शन मुझे मारने हैं, तो उसके बाद आप लोग चल जाओ। अगर मतलब कि लग भी रहा है कि कौन सा सही होगा या नहीं होगा, फिर भी आप लोग टिक जरूर मार के आना। अगर 2 ऑप्शन आप लोग वहाँ से एलिमिनेट कर लिए हो तो 2 ऑप्शन यहाँ पे हटा लिया हूँ मैं। अब देखिए पर्सनैलिटी ऑफ टीचर हो सकता है या सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचर हो सकता है ना। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि शिक्षण की प्रभावशीलता निर्भर करती है शिक्षक की योग्यता, शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षक की लिखावट और शिक्षक की विषय समझ। तो हम कौन सा ऑप्शन आप लोग को एलिमिनेट कर किए थे, क्या किए थे? शिक्षक की लिखावट तो नहीं ही होने वाला है, मैंने आपको बताया था शिक्षक की योग्यता। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या ऑप्शन सही हो रहा है ऑप्शन डी कि शिक्षक की विषय समझ कितनी है, वो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचर, कि जितना वो सब्जेक्ट को अच्छा से अंडरस्टैंड किया है उतना अच्छा से समझा पाएगा। तो इस तरह से देखिए एलिमिनेट करके आप लोग एग्जाम में कर पाओगे, काम अच्छा से हो पाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड
क्वेश्चन पेपर, गुड क्वेश्चन पेपर, जो अच्छा क्वेश्चन पेपर है, अच्छा प्रश्न पत्र है, उसकी इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है, कौन सी विशेषता नहीं है, देख लीजिए। तो ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी, नो यूज ऑफ वेग वर्ड्स और यहाँ पे रिलायबल। तो 7th नंबर ऑप्शन का हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा। सब्जेक्टिविटी यहाँ पे इनका कैरेक्टरिस्टिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए सरल और संक्षिप्त ये होना चाहिए, सरल और संक्षिप्त ही अच्छा प्रश्न होता है। जवाब में निश्चितता, जिसमें मतलब कि बहुत ही डिफिकल्ट ना हो कि जवाब बहुत सारा आता हो। कथन में स्पष्ट हो। यहाँ पे याद रखिए अग्रणी क्यों नहीं होता, अग्रणी होता है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब कि जो बहुत डीप से पूछे, कोई भी सब्जेक्ट का पूरा अंदर चला जाए। तो देखिए किसी को भी सब्जेक्ट के पूरे अंदर में अभी तक वो बच्चा अभी तक क्या हुआ कि कल्पना रूप से नहीं गया है। कल्पना रूप से तभी जा पाएगा जब उसके बारे में उसका डीप अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप करवाएंगे, तो वो आप टीचर का काम होता है। तो कोई भी प्रश्न अच्छा प्रश्न इसको इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि इससे बच्चे उब जाएंगे और उनको पसंद नहीं आएगा, है ना। अब सीधे आप लोग पूछ दोगे कि जैसे कि आप पूछ दोगे कि हमारा जो पाचक रस है वो पाचक रस का क्या काम है ना, जो हमारा एंजाइम है जो डाइजेस्ट करता है उसका क्या काम है। तो कैसे समझ पाएगा बच्चा लोग। आप लोग डायरेक्ट कहाँ पे आ गए टॉपिक में, लेकिन उनको ये तो बताओ पहले कि आप खाते हो तो फिर आप लोग, है ना, सुबह शाम कहाँ जाते हो, शौच के लिए जाते हो, तो खाना कहाँ से कहाँ क्यों चल जाता है, फिर अगले दिन भूख क्यों लगता है। तो उससे बच्चे समझ में आएगा ना कि हम लोग खाते हैं तो फिर ये खाना पच जाता है। तो इस तरह से करके आपको करना होगा। तो डीप अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस हम लोग डायरेक्ट अच्छे प्रश्न में हम लोग नहीं गिनते हैं, याद रखिएगा। तो अग्रणी वाले प्रश्न जो होते हैं, सब्जेक्टिव प्रश्न जो होते हैं, वो टीचिंग के लिए सबसे अच्छे प्रश्न में नहीं गिने जाते हैं। तो याद रखिएगा, इनको हम लोग नहीं रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है। होमवर्क शुड बी गिवन टू स्टूडेंट्स, बोलता है होमवर्क बच्चों को दिया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, कीपिंग देयर एज इन व्यू। ये सारे तो देखिए यार ये तो एकदम बिल्कुल गलत है कि उनके एज को ध्यान को देखकर हम क्यों देंगे, है ना। कीपिंग देयर इंटेलिजेंस लेवल्स इन व्यू, ये सही हो सकता है। कीपिंग इन व्यू देयर नीड्स ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन। अब देखिए फाइनल एग्जामिनेशन में जो नीड्स है सिर्फ वही पढ़ाएंगे, तो ये तो सही नहीं है। तो ये भी हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इस तरह से एलिमिनेशन हो जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से अगर आप पढ़ाने लगोगे तो फिर तो हो गया, है ना, तो फिर तो काम ही हो गया। तो ये भी नहीं होगा। तो हम छाट लिए कि सी ऑप्शन सही होगा। अब देख लो अगर हम सही छाटे कि नहीं है। देखो छात्रों को होमवर्क जो दिया जाना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, उनकी रुचि के अनुसार। ये तो नहीं होगा क्योंकि अगर उनकी रुचि के अनुसार हमेशा होमवर्क देते रहो तो वो जो हमको सिखाना है विषय वस्तु वो एकदम तरह से वो दूर हो जाएगा। उनकी बुद्धि के स्तर को ध्यान में रखते हुए ये हमको सही लग रहा है ना, क्योंकि देखिए जो उनका बुद्धि का स्तर रहेगा उसी के हिसाब से होमवर्क दिया जाना चाहिए। उनकी उम्र के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होगा। और अंतिम और मुख्य कि उनकी ज़रूरतों के हिसाब से होमवर्क नहीं दिया जाना चाहिए, ये आप लोग का एकदम गलत होगा। क्योंकि देखिए आप लोग भले ही ये दोनों में कंफ्यूज हो, अलग बात है ये दोनों में, लेकिन ये दोनों तो बिल्कुल एलिमिनेट करना आना चाहिए। अगर ये दोनों एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो तो फिर वहाँ पे लॉजिकली आप लोग परेशान हो जाओगे। तो देखिए 8th नंबर ऑप्शन का आपका सी ध्यान सही हो जाएगा। वही मैंने आपको बताया, उनके बुद्धि का स्तर को ध्यान में रखते हुए, है ना। क्योंकि देखिए अंतिम परीक्षा या मुख्य परीक्षा को उद्देश्य में रख के किसी भी शिक्षक को नहीं पढ़ाना चाहिए। परीक्षा ओरिएंटेड हम लोग को पढ़ाई नहीं करवाना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कीपिंग देयर इंटेलिजेंस लेवल्स इन व्यू, है ना। उसी के हिसाब से हम अब देखिए जो बच्चे को अभी जोड़ नहीं आ रहा है तो हमको उसको पहले एडिशन सिखाएंगे, है ना, एडिशन सिखाएंगे, जोड़ सिखाएंगे, ना कि उनको पहले हम जाके डिवीजन सिखाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये आप लोग को टीचर में आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन जो बच्चे डिवीजन जान रहे हैं तो वो उनको हम डिवीजन देंगे, साथ ही साथ एडिशन देंगे, ताकि एडिशन को करे साथ में साथ वो डिवीजन वाला जो सीख चुका है वो भी उनका प्रैक्टिस होते रहे। ना कि सिर्फ सभी बच्चों को एडिशन मैंने दिया है और वो बच्चे इंटेलिजेंस में तेज है तो उनको भी सिर्फ हम एडिशन देंगे। उससे क्या होगा कि जो उनमें प्रवीणता आई थी, जो उनमें इंटेलिजेंस मतलब कि वो जो बाकी से ज़्यादा तेज हैं वो धीरे धीरे उनमें मतलब कि जो आना चाहिए प्रोग्रेस वो प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सभी को देख के अकॉर्डिंगली हम लोग होमवर्क देंगे। आगे 9th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड बाय द टीचर फ्रॉम स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, है ना। हिंदी में देख लेते हैं क्या पूछ रहा है कि कक्षा में शिक्षक द्वारा छात्रों को किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए। तो किस तरह के प्रश्न पूछने चाहिए, चलिए देख लेते हैं पूछे जाने चाहिए। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया हुआ है, दोज विच में बी इजीली आंसर्ड बाय द एवरी स्टूडेंट्स, बोलता है ऐसे प्रश्न जो सभी बच्चे जान सके और आंसर दे सके। देखिए वे जिनका उत्तर सभी छात्र आसानी से दे सके। ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए क्या पूछ रहा है कि दोज विच में नॉट बी इजीली आंसर्ड बाय एवरी स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन करने चाहिए जो सभी बच्चे द्वारा आसानी से नहीं दिए जा सके, है ना। देखिए वे जिनका उत्तर आसानी से नहीं दे सके, तो ये तो बिल्कुल गलत है कि वो उत्तर ही नहीं दे पाएंगे तो वैसे प्रश्न करके हमको क्या मिलने वाला है। सी ऑप्शन देखिए, दोज विच हेल्प द टीचर जज वेदर चिल्ड्रन आर थोरोली अंडरस्टैंडिंग द लेसन और नोट, ये कोई ऑप्शन सही लग रहा है, मतलब अच्छा ऑप्शन दिख रहा है, वो मैं बोलना चाह रहा हूँ। सही होगा या नहीं होगा बात का बात है। वे जो लॉजिकली मतलब कि अभी तक ठीक है, वे जो शिक्षक को यह तय कहने में मदद करते हैं कि बच्चे पाठ को अच्छी तरह से समझ रहे हैं या नहीं। आगे देखिए क्या है लास्ट में कि दोज विच में इंडिकेट वेदर चिल्ड्रन आर इम्प्रेस्ड बाय हिज टीचिंग और नॉट, है ना। और बोल रहा है कि वे जो शिक्षक को यह तय करने में मदद करते हैं वे जो संकेत करते हैं कि बच्चे शिक्षण से प्रभावित है या नहीं। हमको
हमको शिक्षण से प्रभावित करना नहीं है, हमको उनको मददगार साबित करना है। तो देखिए यहाँ पे 9th का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वे जो यह तय करते हो कि बच्चे पाठ को अच्छी तरह से समझ रहे नहीं है, ये इस तरह के हमें प्रश्न पूछना चाहिए, ना कि उनका हम लोग को ये सारा चीज़ देखना है कि वो जवाब दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। चलिए 10th नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। What is the timetable with details of allotment of class period teacher wise called? देखिए क्या पूछ रहा है कि कक्षा कालावधि शिक्षक वार आवंटन के विवरण वाली समय सारणी क्या कहलाती है, क्या कहलाती है? चलिए देख लेते हैं। 4 ऑप्शन है, क्लास टाइम टेबल, टीचर टाइम टेबल, एक्सरसाइज टाइम टेबल, होमवर्क टाइम टेबल। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 10th का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, टीचर टाइम टेबल। ये टीचर के टाइम टेबल में आता है। कक्षा कालावधि अभी जाओगे को बीएड में तो आप लोग को ऐसे ऐसे करके बांट के बनाना पड़ेगा, तो अभी आप लोगों का काम है ही नहीं। तो आप लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो हैं आप लोग फैक्चुअल, मैंने आप लोग पिछला सेट में भी बता चुका हूं कि मैं गाइड भी कर दे रहा हूं साथ ही साथ। जो फैक्ट्स वाले क्वेश्चन रहते हैं, साथ ही साथ स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन रहते हैं, वो आप लोग हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आपको बाकी से अपर हैंड मतलब कर देगा, एज देगा, ताकि आप लोग बाकी से अच्छा मार्क्स ले पाओ। क्योंकि देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है बाकी कोई को समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये सारे आते हैं शिक्षक समय सारणी में, जो कि आपको आगे बीएड में समझ में आएगा, क्योंकि ये सारा चीज़ आप लोग को करना है। ठीक है, तो 10th का हो गया 2 ऑप्शन। चलिए 11th नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है व्हेन द टीचर इज नॉट एबल टू क्लैरिफाई ए स्टूडेंट्स डाउट देयर एंड देन ही हैज़ टू डू। बोलता है जब उनको क्लैरिफाई नहीं कर पा रहा है कोई क्वेश्चन को, डाउट को, तो क्या करना चाहिए? टू रिपीट द सेम एक्सप्लेनेशन दैट ही गैव अर्लियर। जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है वही फिर से रिपीट कर देते रहना चाहिए, बाकी नया चीज़ नहीं समझाना चाहिए। जब शिक्षक को किसी छात्र की शंका का समाधान नहीं कर पाता तो उसे क्या करना चाहिए? उसे स्पष्टीकरण को दोहराना चाहिए जो पहले दिया है। भले वो देखिए अभी तक ये क्वेश्चन लॉजिकली एकदम यहाँ पे ये आंसर गलत हो जाएगा। देखिए क्यों? क्योंकि अगर बच्चा का समाधान आप नहीं कर पा रहे हैं तो लॉजिकली आप जो स्पष्टीकरण दिए हैं, जो आप लोग जस्टिफिकेशन दिया है, जो आपने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, वो एक्सप्लेनेशन आपका सही नहीं होगा, तभी तो आप दूर नहीं कर पा रहे। फिर वही रिपीट करोगे तो क्या सीखेगा बच्चा? उनको कैसे डाउट दूर होगा? तो ये तो बिल्कुल गलत है, एकदम बिल्कुल गलत है। सेकेंड ऑप्शन देखिए, टेलिंग द क्लास दैट द क्वेश्चन वाज ए फुलिश वन। वाह, ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे आंसर जो टिक करके आओगे तो मतलब कि आपका तो टीचिंग अपडेट हो ही गया फिर, है ना। कक्षा को यह याद दिलाने की यह मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। हाँ, ये मूर्खतापूर्ण प्रश्न है तो फिर बच्चे पूछेंगे क्यों? तो ये बिल्कुल गलत है, और ये सबसे ज़्यादा गलत है, ये तो गलत था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ऑप्शन देखिए, छात्रों को बैठने का आदेश देना, ये तो भी गलत है, ये तो पूरा गलत है। उसको बैठा दोगे तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। ऑर्डरिंग द स्टूडेंट्स टू सिट डाउन, ऐसा कोई थोड़ी होता है। प्रिपेयर हिमसेल्फ टू क्लैरिफाई द डाउट इन द नेक्स्ट सेशन, ये क्लास, ये ठीक है, नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में उनको अच्छे से कंप्लीट क्लैरिफाई कर पाओगे, आप पढ़ के आओगे। तो ये सबसे सटीक है और ये आसान क्वेश्चन भी था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? शंका का समाधान करने के लिए स्वयं को तैयार करना अगली कक्षा के लिए, तो ये सबसे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 11th टाइप हो गया फिर से, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 12 है, याद रखिएगा। एक दो बार कहीं कहीं टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। ठीक है, विच कमिटी सजेस्टेड दैट द अपॉर्चुनिटी बी प्रोवाइडेड टू कंटिन्यू लाइफ लॉन्ग एजुकेशन इन द एजुकेशन प्रोसेस। क्या बोलता है? देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। किस समिति ने सुझाव दिया कि शैक्षिक प्रक्रिया में आजीवन मतलब पूरा की लाइफ लॉन्ग, है ना, शिक्षा जारी रखने का अवसर प्रदान किया जाए? कौन सा आयोग ने ऐसा किया है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने ऐसा कहा है। ठीक है, याद रखिएगा, ये फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं एग्जाम में, तो अगर आप किए हुए रहोगे तो बाकी से आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। याद रखिएगा कि 5 मार्क्स भी अगर आप ज़्यादा टीचिंग एप्टीट्यूड में ले आते हो बाकी से, तो आप यहाँ से 15 से 20 हज़ार रैंक आगे जा सकते हो। याद रखिएगा ये चीज़। ठीक है, काफ़ी रैंक मतलब कि बदल जाता है। याद रखिए, जो बच्चे 35 नंबर लाए थे उसका 15,000 रैंक है, तो वहीं जो 40 नंबर लाए बच्चे उसका रैंक 10,000 तक आ जाता है। तो अंतर बहुत ज़्यादा आ जाता है। लेकिन वही देखोगे कि जिनका 20 मार्क्स है उनका रैंक 30,000 चला जाता है, तो 25 मार्क्स में उनका रैंक सीधे का सीधे कहाँ जाता है? 25,000 में आ जाता है। तो 5,000 रैंक का अंतर हो सकता है अगर 5 नंबर ज़्यादा लाते हो। 10,000 का भी रैंक का अंतर बन सकता है, क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए देखिए, विच कमीशन सजेस्टेड दैट ऑनर्स कोर्सेज शुड बी प्रोवाइडेड फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट्स। 4 आपको कमीशन है, कौन सा कमीशन ऐसा सजेस्ट किया था कि ऑनर्स पेपर सिर्फ प्रतिभावान छात्रों के लिए प्रदान किया जाना चाहिए? देखिए, किस आयोग ने सुझाव दिया कि प्रतिभाशाली छात्रों के लिए ऑनर्स पाठ्यक्रम प्रदान किया जाना चाहिए? तो 12 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? याद रखिएगा, सेकंड ऑप्शन, जो ऑनर्स वाला बात किया था उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग मतलब कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने ऐसा कहा था। याद रखिएगा, कलकत्ता यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज़ आर नीडेड टू बी बिकम ए गुड टीचर। बोलते हैं इसमें से कौन सा जो क्वालिटीज़ है इनमें से जो है सबसे अच्छा आइडियल टीचर बनने के लिए इंपॉर्टेंट है। गुड ड्रेसिंग, अच्छा पहनना, ये तो एकदम बिल्कुल गलत हो जाएगा, याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन। आगे देखिए, गुड टीचिंग स्किल, गुड टीचिंग स्किल होना चाहिए, है ना। टीचिंग थ्रू इजी मेथड्स के थ्रू पढ़ाने आना चाहिए, है ना। टू बी काइंड टू चिल्ड्रेन, बच्चों पर दया दिखाना चाहिए। तो बच्चे पर दया दिखा के क्या करोगे, काम तो आपको काम तो करना है, उनको सिखाना है। तो गुड लैंग्वेज स्किल एंड टीचिंग थ्रू इजी मेथड्स, ये दोनों में से आप लोग कंफ्यूज हो गए, है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग दो ही में अगर ऑप्शन में अगर कंफ्यूज हो रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर चार ऑप्शन सही लगता है तो फिर आप फंसोगे। तो ये दो ऑप्शन में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, टीचिंग थ्रू इजी मेथड्स आपको सिखाना है ताकि वो आसानी से सीख सके, है ना। अच्छा पहनावा, चार ऑप्शन क्या दिया कि किस एक आदर्श शिक्षक बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गुण की आवश्यकता होती है। अच्छा पहनावा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, अभी आपको मैंने समझाया कि काटना कैसे है, और दया करने के लिए तो आप आए नहीं हो। तो आसान तरीके और विधियों से आप लोग पढ़ाना सीखोगे तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल 3 हो जाएगा सही, है ना। अच्छी भाषा कौशल आप लोग को सही लग रहा होगा, लेकिन याद रखिए ये मददगार जरूर साबित है, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, जो सबसे उचित है यहाँ पे, वो है अच्छी विधियों से अच्छे तरीकों से पढ़ाना, है ना। अच्छी भाषा होना भी जरूरी है, वो अच्छा बात है, लेकिन ये आप लोग अगर टीचिंग का आप लोग मेथड्स मालूम रहेगा तो भी आप अच्छे से उनको कोई भी टॉपिक कवर कर पाओगे। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मेन ड्यूटी ऑफ स्कूल्स टुडे। बोलता है आजकल जो मतलब कि स्कूल है उनका मुख्य कर्तव्य क्या है। तो देखिए चार ऑप्शंस क्या क्या दिया हुआ है, इम्पार्टिंग सोशल वैल्यूज़ ऑन स्टूडेंट्स, फिर आगे देखिए टीचिंग स्किल्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, क्रिएटिंग पॉलिटिकल अवेयरनेस इन स्टूडेंट्स, है ना। नन ऑफ द अबव। देखिए चार ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं, विद्यार्थियों को सामाजिक मूल्य प्रदान करना, समस्याओं को हल करने के लिए शिक्षण कौशल, थर्ड दिया है कि छात्रों में राजनीतिक जागरूकता पैदा करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 4 नंबर यहाँ पे कोई सा ऑप्शन आप लोग बिल्कुल गलत कर सकते हैं। छात्रों में राजनीतिक जागरूकता पैदा करना बिल्कुल गलत है, तो ये दोनों ऑप्शन में आप लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गए। विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्य प्रदान करना सही लग रहा है, लॉजिकली सही लग रहा है, समस्याओं को हल करने के लिए शिक्षण कौशल ये भी सही लग रहा था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में आप लोग अगर करे रहोगे तभी जाके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पर आप लोग टैकल कर पाओगे, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन में आप लोग फंसोगे और 2 ऑप्शन में मारोगे, लेकिन जो लोग करे रहेंगे वो बिल्कुल सही करके आएंगे ऐसे क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, उनमें सामाजिक मूल्य प्रदान करने के लिए, है ना, याद रखिएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। देखिए यही क्वेश्चन मैंने आप लोग को बोला था कि अभी मैंने आप लोग को बताऊंगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्यों ऐड किया जाता है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट इन बीएड एंड डीएलएड एंट्रेंस। जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम में ये दोनों का आप लोग का टीचिंग एप्टीट्यूड क्यों ऐड किया जाता है वो पूछ रहा है। टेस्टिंग द पर्सन टू नो टू व्हाट एक्सटेंट ही कैन सक्सीड एज ए टीचर। बोलता है कि किस एक्सटेंट तक, किस हद तक वो अच्छा शिक्षक बन सकता है, इसकी जाँच परख करने के लिए। हिंदी में देख लीजिए, बीएड और डीएलएड प्रवेश परीक्षा में एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं शिक्षण अभियोगिता, का मुख्य उद्देश्य क्या है इसको लेने का। तो क्या है, इस बात को जानने के लिए कि व्यक्ति का परीक्षण करना, इस बात को जानने के लिए व्यक्ति का परीक्षण करना कि वह एक शिक्षक रूप में कितना सफल हो सकता है। छात्रों की छटाई करना या छानना, है ना। आप लोग के लिए तो सबसे सही यही लग रहा होगा, है ना, कि फिल्टरिंग द स्टूडेंट्स। लॉजिकली अगर बोलोगे तो आप लोग जो एग्जाम दे रहे हो छानने का ही काम करता है, क्योंकि इतने लोग अप्लाई करते हो तो वो देखता है कि जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाए उसी को टीचर। ऐसा थोड़ी है कि टीचिंग एप्टीट्यूड में जो बच्चा बहुत अच्छा नंबर लेकर आया वही मतलब कि अपर हैंड पे है, वैसा नहीं है, बाकी ओवरऑल मार्क्स देखा जाता है। तो एक तरह से बोलोगे तो मुझे जो लगता है कि फिल्टरिंग द स्टूडेंट्स करके आप लोग का एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, लेकिन ऐसा मार्क मत आ जाना, ठीक, नहीं तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या दिया, फिल्टरिंग द स्टूडेंट्स, ये तो बिल्कुल गलत है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं मारा कीजिएगा आप लोग, याद रखिए, ठीक है। थर्ड ऑप्शन देखिए, टेस्टिंग द स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी, आप लोग को पर्सनैलिटी चेक करने के लिए वो नहीं आ गया है, ठीक है। पर्सनैलिटी चेक करने के लिए ये बिल्कुल है, ये विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का परीक्षण करना और छटाई करना, ये सारे ऑप्शन कभी टिक मत करना। 4th नंबर देखिए, टेस्टिंग द स्टूडेंट्स नॉलेज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, आप लोग को फील्ड ऑफ एजुकेशन से उनको मतलब नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है अगर लॉजिकली सोचोगे तो। इनको आपके नॉलेज से क्या मतलब है, याद रखिए, टीचर जो जिनको बहुत ज़्यादा अच्छा नॉलेज हो वो बहुत अच्छा टीचर भी नहीं रह सकता। ऐसा नहीं कि जिनको बहुत अच्छा नॉलेज है वो सबसे अच्छा टीचर भी बन सके, है ना। तो ये ऑप्शन नहीं होता है, याद रखिए। इसीलिए शिक्षण शैली सिखाया जाता है बीएड के दौरान 2 सालों में, कि अगर आपके पास नॉलेज है तो आप कैसे अच्छे बन पाओगे। तो यहाँ पे वही वाला हो जाएगा कि आप कैसे सबसे अच्छा शिक्षक के रूप में उभर कर आ सकते हैं, मतलब कि किस एक्सटेंट तक आप लोग अच्छे टीचर बन सकते हैं वो जांचने के लिए, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1 नंबर ऑप्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, इसीलिए मैंने डाला था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है हु इज़ द राइट पर्सन टू इवेलुएट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। बोलता है कि इसमें से जो है सबसे राइट पर्सन कौन है जो आपका मतलब स्टूडेंट्स का इवेल्युएशन कर सके परफॉर्मेंस का। देखिए हिंदी में क्या पूछ रहा है कि छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए सबसे सही व्यक्ति इनमें से कौन है। परीक्षक है, प्रधानाध्यापक है, और कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, कक्षा या शिक्षक वर्ग या शिक्षा जो शिक्षक होता है कक्षा वर्ग शिक्षक वो, या मित्र। तो याद रखिए आप लोग को यहाँ पे एग्जामिनर तो 1 घंटा में आप लोग को मतलब कि जो निरीक्षक है, जो अगर आप एग्जाम
देने गए हैं अभी जैसे एंट्रेंस का, तो जो निरीक्षक है 1 घंटे में क्या आपका एवेल्युएशन कर लेगा कि कौन सा बच्चा सबसे सही है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल मतलब इनकरेक्ट होने वाला था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को एकदम एलिमिनेट कर दिया करें। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए क्या पूछ रहा है, फ्रेंड। आपसे भी ख़त्म दिमाग का तो ये है, फ्रेंड है, वो आपको क्या सिखा देगा, ठीक है। तो वो तो आपको इवैल्यूएशन कर ही नहीं सकता, आप उसका इवैल्यूएशन करके ना रख दो, अगर वो सिखाना बैठ जाए तो, है ना। आप खुद ही बोलोगे यार तुम कितना सही हो, तो ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये दोनों छांटना सीख लिए। अब हेडमास्टर देखिए क्या होता है कि वो पूरा निरीक्षण का कार्य इन्हीं का रहता है। आपको मैंने बताया था कि स्कूल में सबसे मेन रोल इन्हीं का रहता है, लेकिन यहाँ पे बच्चों का इवैल्यूएशन का बात हो रहा है, तो वो पर्सनली सभी बच्चों का मतलब कि इवैल्यूएशन नहीं कर सकता उतने सारे बच्चों का। तो यहाँ पे क्लास टीचर सबसे सही हो जाएगा, क्योंकि उनका अपने क्लास पे सबसे ज़्यादा ध्यान होता है। 3 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हेडमास्टर का पूरा एक स्कूल का प्रबंधन देखना पड़ता है, पूरे स्कूल का, है ना, टीचर के साथ साथ बच्चों का और पूरे स्कूल का, तो इसलिए वो नहीं हो पाएंगे। इफ़ ऑन ए सर्टेन डे चिल्ड्रेन आर नॉट इन ए मूड टू स्टडी, देन बोलता है किसी एक दिन अगर ऐसा हो जाए कि बच्चों का पढ़ाई का मन ही नहीं लग रहा है, तो क्या किया जाना चाहिए, है ना, आप क्या करोगे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। देखिए दे शुड बी फ्रीड, उनको आराम से खुला छोड़ दो, बोलो भाई आज तुम लोग पूरा आज़ादी हो, जाके घूम लो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर सकते, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। दे शुड बी ऑर्डर टू रिमेन सीटेड इन द क्लास विदाउट टॉकिंग, मतलब कि मूर्ति बना दोगे सबको, है ना, स्टेचू, बोलो कि कोई कुछ मत बोलो, बस बैठे रहो एकदम आराम से। ऐसे ऐसे टीचर होते हैं, आप लोग भी देखोगे कि जो उनका तबीयत खराब होगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, जो करना है करो, लेकिन हल्ला नहीं होना चाहिए, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो फिर जो करना है करो, लेकिन हल्ला नहीं करना। बस अपना टीचर अपने में मतलब कि अपना जो तबीयत खराब है तो वो वैसे कर देते हैं, लेकिन वह सब चीज़ नहीं करना है, वो यहाँ पे आप लोग को पूछा जा रहा है। तो उन्हें कक्षा में शांति से बैठने के लिए आप लोग नहीं कर सकते बिना बात किए हुए। ये देखिए आप लोग हमेशा देखे होंगे स्कूल में यही करवाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए उन्हें उस दिन एक दिलचस्प गतिविधि करने के लिए कहा जाना, ये सबसे सही है। क्या बोला जा रहा है देखिए, दे शुड बी टोल्ड टू कंडक्ट एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ऑन दैट डे, बोलता है कि कोई अच्छा एक्टिविटी जो इंटरेस्टिंग हो वो करवाना चाहिए। 4th ऑप्शन देखिए क्या पूछ रहा है डी में, कि शिक्षक को उनके साथ बैठ जाना चाहिए, उनके साथ हंसना चाहिए और आनंद लेना चाहिए, फिर तो बच्चा भी आपको दोस्त मानने लगे। ये काम तो बिल्कुल नहीं करना। द टीचर शुड सीट अलॉन्ग देन विद देम अलॉन्ग, देखिए मित्र बनना है, ये मत मैं नहीं बोल रहा हूँ, मित्र बनना है, लेकिन मित्र के साथ साथ आपको उनका लीडर भी बनना है ना, ये आपकी क्वालिटी होना चाहिए, सिर्फ मित्र नहीं बनना है, जो उनको सही दिशा दिखा सके, लीड कर सके, वैसा टीचर बनना है। तो द टीचर शुड सीट अलॉन्ग विद देम, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उनके साथ बैठ के हंसी ठिठोली करने लगोगे तो वो क्या करेगा फिर, है ना, तो फिर तो हो गया। तो आंसर सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा कि उस दिन आपको कोई दिलचस्प गतिविधि करवाना है जो उनको किसी काम में हेल्प करे, आगे उनको मतलब कि कोई सी काम मतलब कि उनको उस दिन अच्छा लगे। आगे देखिए क्या पूछ रहा है कि द सक्सेस ऑफ ए स्टूडेंट्स ऑफ ए टीचर्स टीचिंग, है ना, डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग, किस पर मतलब कि डिपेंड करता है, चलिए देख लेते हैं। द टीचर्स पर्सनैलिटी, द सब्जेक्ट विच द टीचर टीचर्स, द नॉलेज ऑफ द टीचर, क्लास सुटेबल फॉर टीचिंग, बोलता है कि एक शिक्षक के लिए शिक्षण की सफलता निम्नलिखित पर निर्भर करता है। शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। शिक्षक के व्यक्तित्व के पर, है ना, वह विषय जो शिक्षक सिखाते हैं, शिक्षक के ज्ञान के ऊपर, या शिक्षक के लिए उपयुक्त कक्षा, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिक्षक के व्यक्तित्व के ऊपर, पर्सनालिटी के ऊपर यह डिपेंड करता है कि वो कितना सफल हुआ है, उसका पर्सनालिटी कैसे बन जाता है। बच्चे उसका पर्सनालिटी उसी हिसाब से बना लेते हैं जब टीचर का जिस तरह से वो उनसे अटैच्ड होते हैं, जैसा अटैच्ड रहेंगे वैसा आपका पर्सनालिटी बनेगा। जो टीचर से वो अटैच्ड नहीं हो पाते वैसे टीचर से वो ज़्यादा बात भी नहीं करते और वो कभी भी शिक्षक के रूप में सफल नहीं हो पाता, याद रखिएगा। तो आज आशा करते हैं कि सेट 2 आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी प्रकार मैं सेट 3 भी लाऊंगा, सेट 4 भी लाऊंगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ। और लर्नर्स ग्लोब जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, फिर से मैं बोल रहा हूँ जाके कर लीजिए। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बीएड से रिलेटेड अपडेट मिलेगा और साथ ही साथ वैकेंसीज़ के बारे में बताया जाएगा, तो उससे आपको दिक्कत नहीं होगा। और जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं वहाँ पे रेगुलर बेसिस पर अपडेट अप किया जाएगा, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम में भी और इंस्टाग्राम जरूर से फॉलो कर लीजिएगा ताकि अपडेट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको प्लेलिस्ट फिर से मैं बोल रहा हूँ कि प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कोई भी वीडियो मिस ना करें। सारे के सारे वीडियोज़ हमने करवा रखे हैं तो आप लोग करते चलें। हिंदी का भी मैंने करवाया है, धीरे धीरे सारे के सारे मैं कंप्लीट कराऊंगा, अब तेज़ी से वीडियो भी अपलोड होगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ये चैनल तो सब्सक्राइब करके रखना ही है, साथ में आप लोग वो वाला भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लर्नर्स ग्लोब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को धन्यवाद।